हाँ, फिर 200 बन जाएगी ना, तो इसलिए हम वो 32 वापस इसमें ऐड बैक कर देते हैं, तो वो हमारी फिर और यानी अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमने ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के साथ फिर अगर ये कंबाइन आ जाए, मतलब आज ये चैप्टर हमारा कैलकुलेशन के लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के लिहाज से नहीं। कॉन्सेप्ट इसके सारे कल में डिस्कस करूंगा, आज हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। हाँ जी, तो इसका ये भी है कि एक तरीका, अच्छा टेक्स्ट का मॉक का कुछ बच्चे कह रहे थे, कब है आप लोगों का? हो गया? अच्छा, वो दूसरी क्लास का है शायद, ठीक है। तो फिर इसका ना टेस्ट आपका मंडे को ही होगा, क्योंकि आगे फिर नेक्स्ट सैटरडे कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगा, तो फिर अगर नेक्स्ट मंडे को हम लेकर जाते हैं ना तो मिक्स हो जाएगा। तो इसमें हमारे फिर जो आपके कॉन्सेप्ट शामिल है वो 5 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर पे रेशियो एनालिसिस का, वो वैसे नेक्स्ट वीक में वो भी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट जितने भी 2-3 दिन हमारे पास हैं वो हमने इसकी प्रैक्टिस ही करनी है, इन चारों चैप्टर्स की। आज ये खत्म हो जाएगा, कल इसके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, डिस्क्लोजर कैसे बनाने हैं और इसके एक्सट्रैक्ट कैसे बनाने हैं। कल 15-20 मिनट डिस्क्लोजर और एक्सट्रैक्ट पे लग जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। आप कल पास पेपर लेकर आइएगा अपने, जो वो आपके पास पास पेपर का बुकलेट है, उसको हमने सीक्वेंस वाइज करना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि एग्जामिनर ने पास्ट एक्सपीरियंस जो था या जो पेपर में जब ये सवाल आए थे उसमें गलतियां स्टूडेंट्स ने क्या क्या की थी, और ये रिमार्क्स भी देखेंगे कि उसमें कितने % बच्चे पास हुए थे। अभी आपने को मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में तो दिखाया है, अभी FR1 में मैं वो पासिंग परसेंटेज नहीं दिखा रहा, वो भी दिखाऊंगा। आपने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे ऐसे पेपर जिनमें 5% बच्चे पास हुए, 8% बच्चे पास हुए, लेकिन उसमें पासिंग मार्जिन था। पासिंग मार्जिन मतलब 50% नंबर लेना तो हर क्वेश्चन के अंदर 50% पासिंग मार्जिन था। तो बिल्कुल FR1 के अंदर भी ऐसे, ये जो पास जो बच्चा फेल हो रहा होता है रेगुलर बच्चा, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर नहीं है वो तो मेरे ख्याल में पास होना डिजर्व नहीं करता। वो जो दूसरा बच्चा फेल होता है ना उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। एक, क्लास 100% उस पोटेंशियल तरीके से ना लेना जिसमें बहुत सारी बातें मैं बता जाता हूँ वो इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि जब आपको आप पर नींद का गलबा तारी होता है ना, ये हो ही नहीं सकता जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ लग रही है, बस फिर आपकी आंखें खुली होती है, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट खुद बनाते हो, फिर सोल्यूशन देखते हो, जिस तरह से आपको लगता है ना कि ऐसे सॉल्व हो रहा है तो आप कहते हो कि शायद ये कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा, अंग्रेजी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, आप पढ़ के सवाल को किसी और डायरेक्शन में लेकर चले जाते हो, सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका। जब आप सवाल ले किसी और डायरेक्शन पे चले गए हो फिर तो बात ही खत्म हो गई, आपने रास्ता ही गलत चुन लिया, जैसे ही रास्ता गलत चुन लिया क्वेश्चन आपका क्रॉस हो। सही रास्ते पे चले जाओ, जितनी मर्जी गलतियां करो, पेपर पास हो जाता। गलत रास्ता चुन लो, चाहे फिर जो मर्जी करते जाओ, फिर जितना मर्जी अच्छा सवाल करेंगे वो खत्म हो गया सवाल हमारा। तो सबसे मेन हमारा इंपॉर्टेंट खास तौर पर FR1 के अंदर रिक्वायरमेंट अप्रोच को लेकर चलता है, पूछा गया उसने, और वो चीज हमने गिवन इंफॉर्मेशन से अपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। कभी भी सवाल पढ़ के हल ना किया करो, रिक्वायरमेंट को देख के सवाल में से एक्सट्रैक्शन किया करो कि हमसे पूछा क्या है और गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या क्या मिलता जा रहा है। कुछ डायरेक्ट गिवन होगा, कुछ वर्किंग करके हमें मिल जाए। अब हमारे पास तीसरा केस है ऑप्शंस का। ऑप्शंस के बारे में हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज इसको थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट करते हैं। पहली बात, ऑप्शन एक्सरसाइज कब करनी है? जब फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम है तो ऑप्शन होल्डर को क्या जरूरत है, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की। तो उसे फायदा कब होगा? अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और उसने कम कीमत के ऊपर एग्रीमेंट किया होगा, ठीक होगी बात। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है, तो इसमें अर्निंग पे क्या मसला आएगा और नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या मसला आएगा। अर्निंग में क्या मसला आएगा? नो इफेक्ट। भला क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग तो कुछ भी नहीं है,
आई तो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट से ना तो हमारी अर्निंग, उस अर्निंग के अंदर वो शामिल है एज एन एक्सपेंस ना एज एन इनकम। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स पहले से बढ़ जाएंगे एक सूरत में, इफ ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज की नहीं तो बस सिंपल लिख देंगे ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज, बात खत्म। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तब नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? शेयर्स अंडर ऑप्शन स्कीम, शेयर्स ऑफ ऑप्शन लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय फेयर मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर मार्केट प्राइस। पेपर में आपने पूरा लिखना है फेयर मार्केट प्राइस, एफएमपी को उसको नहीं पता होगा ये क्या लिखा हुआ है। शेयर ऑफ ऑप्शन एग्रीमेंट मल्टीप्लाइड बाय फेयर मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस ओवर फेयर मार्केट प्राइस। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी। कब नेगेटिव आएगा? जब स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो। अगर स्ट्राइक प्राइस, अगर आपको शुरू में नहीं पता चलता कि हमने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, फार्मूले में पुट करेंगे, जैसे फार्मूले पुट करेंगे अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी। और अगर पॉजिटिव आता है तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर देंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसके दो क्वेश्चन अभी हमने करने हैं, एक ऑप्शन का सेपरेटली और एक फिर सारे चीजें उसके अंदर ऐड करके। हाँ जी, क्वेश्चन देखें, एग्जांपल नंबर 20, 19 तक थे कल क्वेश्चन आपके, 20 पे। आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं या अभी किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हो कि उसके बाद टिका के पढ़ोगे? यानी मैंने तो तैयारी शुरू करवा दी है, आप लोगों ने पता नहीं अभी शुरू किया या नहीं की एग्जाम्स के लिए। हाँ, मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके 6 चैप्टर्स, उन 6 चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा के फिर अगले 2 चैप्टर्स करवाने हैं, फिर एंड पे 5 करवाने हैं। ये मैंने तैयारी के लिए सोचा हुआ कि इस तरह से तैयारी करो। और तैयारी से मुराद ये है कि जब मैं तैयार करवा दूंगा अपनी तरफ से तो फिर मैंने दोबारा उनको नहीं देखना, वो आपने उसकी समरी बनाओ, उसके जिस तरह से हिंट बनाने हैं। मैंने जैसे बाकियों के मैंने पास पेपर कुछ करवाया कुछ नहीं करवाया, इसका कुछ नहीं छोड़ना मैंने। ये 6 चैप्टर्स 100% कंप्लीट करके एंड वाले 2 चैप्टर पे जाएंगे। इसके कल से पास पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आने वाले 3-4 दिनों में मैं इसके पास पेपर ही करवाऊंगा। ठीक है, तो जो एक चैप्टर है वो थ्योरी वाला है, उसको भी देखते हैं और उसके भी साथ साथ क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ब्रॉन्ज लिमिटेड हैड टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर 25 मिलियन। It has 5 million ordinary shares. There are outstanding shares option 400,000 outstanding share option. Outstanding का मतलब है अभी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की हुई, पेंडिंग है 4 लाख की, which can be exercised at future date at an exercise price 25 per share. एक्सरसाइज प्राइस स्ट्राइक प्राइस एक ही होती है। The average market price during the year 2003 is 40. तो बताओ ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं? ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। हमने एग्रीमेंट किया था 25 रुपए के ऊपर शेयर खरीदने का, और एवरेज मार्केट प्राइस उस दिन चल रही है 40 रुपए। एवरेज हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसने फ्यूचर में जाकर एक्सरसाइज होना है, तो हम ना तो फ्यूचर की प्राइस लेते हैं ना फिर करंट प्राइस लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं? एवरेज। इसके लिए हमारा वही काम होगा, सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन अर्निंग। जीरो, अर्निंग में तो कोई इजाफा नहीं होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। थोड़ा सा तरतीब से सवाल हल किया करो पेपर में भी। हाँ जी, कैसे करेंगे? फार्मूला क्या है? ऑप्शन, ये नंबर ऑफ ऑप्शन शेयर्स
मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस, या जो नाम लिखा होगा वही लिख देना है, एवरेज मार्केट प्राइस या फेयर मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस या फेयर मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय फेयर मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 20 40 डिवाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस। लिख लो तो बेहतर है, नहीं लिख तो टाइम नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो। हाँ जी, अब जरा कोई बता सकते हैं 150 का मतलब क्या है? हमने तो 4 लाख का एग्रीमेंट किया, ये 150 का मतलब क्या है? नहीं, इंक्रीज तो 4 लाख से होंगे। इसका मतलब है 1.5 लाख शेयर ना आपने फ्री में दे दिए। जरा गौर फरमाए, असल कीमत कितनी है? 40 रुपए। हम किस पे ले रहे हैं? 25 रुपए। अब अगर हम 40 रुपए के हिसाब से देते तो कोई और कीमत होती, हम तो 25, हर शेयर के पीछे कितने पैसे छोड़ रहे हैं? 15 रुपए। वो कहता है कि जनाब अगर आप 15 छोड़ोगे ना, अगर ये ना छोड़ते ना तो 1.5 लाख और शेयर आ जाते। आपने जो 25 रुपए के हिसाब से असल कीमत वसूल की है ना, वो 2.5 लाख शेयर की कीमत वसूल की है, और शेयर इशू कितने कर रहे हो? 4 लाख। मतलब अगर आप असल कीमत पे शेयर इशू करते ना तो आपको इस अमाउंट के अंदर 2.5 लाख शेयर मिलने थे, लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस की वजह से 25 रुपए में आपको शेयर पड़ गया, तो 2.5 लाख की बजाय आपको कितने शेयर मिल गए? 1.5 लाख। तो हमने पूरे 4 लाख क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2.5 लाख की तो कीमत वसूल हो गई, 2.5 लाख शेयर्स की कीमत आपको मिल गई, फुल मार्केट प्राइस। उसकी वजह से आपके शेयर्स में उस हिसाब से कोई जैसे बोनस फैक्टर नहीं हम कहते, तो ओरिजिनली जो शेयर में इजाफा हुआ वो कितना हुआ? 1 लाख, जो विदाउट प्राइस हुआ एक तरह से, क्योंकि बाकी के तो आपने पैसे ले लिए, तो उससे आपको कोई मसला नहीं होगा। जिस आपको पता है जब फुल मार्केट प्राइस पे हम शेयर खरीदते हैं तो उसके ऊपर कोई ना बोनस फैक्टर आता है, वो डायरेक्ट एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हमने एज एन इंक्रीज इन शेयर समझना है, 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एज एन इंक्रीज समझना है, पूरा 4 लाख इंक्रीज नहीं समझना। अब जी नहीं, शेयर अभी इशू करने हैं इन फ्यूचर, ठीक है। अभी हम उसकी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अच्छा कितना नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा। अब देखिए, हमने वैसे 4 लाख का एग्रीमेंट हुआ था 25 रुपए के हिसाब से, लेकिन रेट तब क्या होता है? 40 रुपए। तो 25 रुपए तो हमने ले लिए, तो 15 रुपए हमने छोड़ दिए। वो 15 रुपए का जो इफेक्ट है ना, वो कितना बनता है? 1.5 लाख। अभी ये सिर्फ फ्यूचर एस्टिमेट है, सिर्फ फ्यूचर एस्टिमेट है। करंट ईयर में अभी कोई ना शेयर दिए हैं ना लिए हैं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन कन्वर्ट हो जाती तो नंबर ऑफ शेयर में कितना इजाफा हो जाए। चलें जी, तीसरा नंबर पर क्या करते होते हैं हम? पहले इंक्रीज इन अर्निंग लेते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन ईपीएस कितना? ये हमेशा डिल्यूटेड होगा क्या, या कभी एंटी डिल्यूटेड हो सकता है? हमेशा डिल्यूटेड होगा या एंटी डिल्यूटेड हो सकता है? इसका आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा ना, ये बात तो कंफर्म होगी। अगर ऊपर हमारे पास अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, मतलब लॉस पर शेयर है, तो फिर 0 एंटी डिल्यूटेड होता, क्योंकि फिर वो 0 बड़ी वैल्यू होती। पर जब ये हमारा अर्निंग पर शेयर बड़ी वैल्यू हो जाए तो हम कहते हैं एंटी डिल्यूटेड। तो याद रखें, ये प्रैक्टिकली भी ऐसा समझा करें और ये याद भी बातें रख लिया करें, जब भी आपको अर्निंग पर शेयर गिवन होगा ना, ऑप्शन के केस में हमेशा डिल्यूटेड ईपीएस होगा, और अगर लॉस पर शेयर होगा ना तो फिर ऑप्शन के अंदर हमेशा एंटी डिल्यूटेड होगा। क्योंकि आपको अगर फॉर द ईयर लॉसेज आ गए, लॉसेज को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस पर शेयर, और ये तो आना ही 0 है, तो फिर एक नेगेटिव वैल्यू को 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू डिल्यूट नहीं हो रही होगी बल्कि एंटी डिल्यूटेड होगी। ठीक होगी बात। अब डिल्यूटेड ईपीएस का फार्मूला
केस नेगेटिव भी होता लॉस आ नहीं सकता। है, लॉस कैसे देंगे? नहीं, लॉस देना नहीं, ये कौन सा किसी को देते हैं, ये डिविडेंड थोड़ी है, ये तो अर्निंग है लॉस कितने मिलेगा? ना। लॉ ये भी किसी को देते नहीं है, ये सिर्फ ये है कि एक शेयर के ऊपर हमें अर्निंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो लॉस होगा तो लॉस पे डिवाइड कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे कर देंगे। तो कुछ नहीं होगा। किसी को देने नहीं होता, वो तो डिविडेंड देते हैं जी। डिल्यूटेड ईपीएस, डिल्यूटेड ईपीएस कैसे होते हैं, अर्निंग में अर्निंग ऐड और शेयर्स में शेयर्स ऐड, लेकिन शर्त ये है कि अगर यहां पर लिखा हो डिल्यूटेड, अगर यहां पर आ गया ना एंटी डिल्यूटेड, तो फिर नहीं इधर आना। हाँ जी, डिल्यूटेड ईपीएस में बताएं पहले प्रॉफिट कितना है, 25 मिलियन प्लस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5 मिलियन प्लस 150, 4.85, ये हमारा डिल्यूटेड ईपीएस है। पहले इस ऑप्शन को ओके करें। अगर कल कोई ऐसा बंदा जिसने कल वाले सवाल ना किए हो, सबने किए थे ईमानदारी से, आपने नहीं किए और बस आपने भी नहीं किए, नंबर ऑफ शेयर्स में ये इजाफा हुआ है। सारी कहानी में वही सुनाता रहा था, तो किधर था। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर में जो इंक्रीमेंट निकालना है ना ऑप्शन के केस में, वो फार्मूले से निकाल, ठीक है। अच्छा अब जी देखे ना, वो जितने भी हम देखते हैं ना नंबर ऑफ शेयर्स में जो इजाफा हुआ, बाकियों के तो हमने पैसे ले लिए, ठीक है, और जिसके पैसे ले लेते हैं ना उसका तो इफेक्ट लेते ही नहीं है। देखे ना, जो पिछले नंबर ऑफ शेयर्स थे, हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड को कन्वर्ट किया था, पैसे हम पहले ले चुके थे, अब जब सिर्फ बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे तो वो सारे नंबर ऑफ शेयर्स हमने ले लिए, पैसे नहीं लिए, सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है ना उनको कन्वर्ट किया, रेफरेंस शेयर्स जो एग्जिस्टिंग थे उनको कन्वर्ट किया, क्या उसके बदले कोई पैसे लिए। अब ऑप्शन वाले केस में 25 रुपए ले रहे हैं, ऊपर वाले 15 रुपए नहीं ले रहे, तो हम सिर्फ वो 15 वाला इफेक्ट लेते हैं। तो फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा अगर ये ओरिजिनल प्राइस पे होते तो 4 लाख जो शेयर्स होते उसकी अगर कीमत 40 रुपए लेते तो कुछ और नंबर ऑफ शेयर्स बनते, और अगर 25 रुपए लेते कोई और नंबर ऑफ शेयर्स बनता है। तो उन्होंने हमें एक फार्मूला बताया कि आप ना ये एक फार्मूला याद करें, इसके अंदर फार्मूला डाल के जो आंसर आएगा वो आपने बताना है कि इतने नंबर ऑफ शेयर में इजाफा हुआ, ना कि पूरे ऑप्शन एग्रीमेंट वाले लेने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन लाजमी साथ साथ किया करें, इस तरह से ना परेशानी आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने टाइम मैनेज करना है अपने। सबसे ज्यादा वो जो आप लोगों का मोबाइल है उसकी एडिक्शन खत्म करें। ये ना कहना कि कल से मैं पढ़ूंगा, आज सारा रात मोबाइल इस्तेमाल करना, कल अगली रात भी आपने फिर सारी रात मोबाइल ही इस्तेमाल करना। ये चीज आपको अपने ऊपर स्ट्रिक्टली, बल्कि अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे तो मोबाइल बंद करके ना मुझे जमा करवा दें, पेपर के बाद ले लें, पासवर्ड तो लगे होंगे ना, टेंशन ना ले। तो बस ये है कि जब एग्जाम्स हो जाएंगे फिर अपने मोबाइल वापस ले जाए, उस वक्त तक आप कहेंगे जी ना मुझे ये फलाना ढिमकाना, जो इसके ना होने का नुकसान है ना वो बहुत कम है, लेकिन जो उसका होने से नुकसान है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप नहीं होगा तो आप कहोगे जी व्हाट्सएप पे हमें पता नहीं चलेगा, होमवर्क का पता नहीं चलेगा, फलाना ढिमकाना, वो परेशानी छोड़ दें। आप लैपटॉप इस्तेमाल करें, लैपटॉप में जो आपने लेक्चर सुनने हैं वो लेक्चर सुन लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन यह है कि जो अगर आप कहते हो जी लैपटॉप पर भी हम वो सारा काम कर सकते हैं, वो इतना फ्रेंडली यूज नहीं है, वो आप थक जाओगे या साइड पे कर दोगे जितना मर्जी इस्तेमाल करोगे, लेकिन इससे आप नहीं थकोगे। इसमें सोते वक्त भी अगर आपने स्टार्ट किया तो 2 घंटे खा जाओगे, तो इसलिए इस चीज को ना खत्म करो, जो पेपर जब तक हो रहे हैं ना खत्म कर दो, एक तो आपकी आंखों को और दिमाग को भी सुकून मिलेगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि आपके पास मैंने तो कुछ लोगों को जासूसी पे भी लगाया हुआ है कि ना जब ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो ना तो आपने ना मुझे एक स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है कि ये कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप लोग इर्द गिर्द नजर रखें कि कोई आप लोगों पर नजर तो नहीं रख रहा। हाँ जी, सवाल देखिएगा। अब ये है कि इफ मोर देन 1
पोटेंशियल शेयर होल्डर। अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल शेयर होल्डर, मिसाल के तौर पर पी शेयर्स भी हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हैं और ऑप्शन भी है सपोज, तो फिर वो कहता है कि एक रैंकिंग के जरिए आपने डिल्यूटेड या एंटी डिल्यूटेड फाइंड करना है। फिर आपने क्या करना है, रैंकिंग। और रैंकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने देखना है मिनिमम इंक्रीमेंटल ईपीएस किसका है, मिनिमम इंक्रीमेंटल ईपीएस किसका है, उसको रैंक देना है फर्स्ट। इंक्रीमेंटल ईपीएस हम फाइंड करते हैं ना। अब पहले तो अगर सिर्फ एक ही केस है तो फिर तो उसी को देखकर हम देखते हैं कि डिल्यूटेड है या एंटी डिल्यूटेड है। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो फिर सबसे पहले सबका इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है क्या एक से ज्यादा है। अगर हमारे पोटेंशियल शेयर होल्डर एक से ज्यादा है, मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हैं और ऑप्शन भी है, या दोनों में से, तीनों में से दो है या तीनों है। अगर एक ही आ रहा फिर तो सिंपल है, जो हमने वो कर भी दिया। अब क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 21 पे है, कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ओएल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2005। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी फिर पास पेपर पे चले जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू 2 million, रिपोर्टेड अर्निंग फॉर द ईयर 6 million, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर ₹80। डन। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा, ये नीचे वाला पोर्शन आपके बेसिक ईपीएस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका बेसिक ईपीएस वो वैसे ही फाइंड करते हैं जो नॉर्मल वे होता है। आगे चलते हैं, आपके पास ऑप्शन है 600,000 ऑप्शन विद एक्सरसाइज प्राइस 60। तो पहले तो यहां ये बताएं कि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी भी है या नहीं। ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं। ये एवरेज मार्केट प्राइस है, ये एक्सरसाइज प्राइस है। फिर 1 million 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each। 1 million 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each। अब each preference shares in convertible in 2008 into ordinary shares at the rate of 3 ordinary shares for every 10 preference shares। कहते हैं हर 10 प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। आज आपका साल कौन सा है, 2005, और उसका कौन सा कन्वर्ट कब होने है, 2008 या 2025 और 28 कह लो, तो ये पोटेंशियल शेयर होल्डर ही हुए ना। उसके बाद कहता है 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड ₹5 million, कहता है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2009 के अंदर, हर 100 रुपए के बदले 20 नए शेयर दे दो। उसके बाद कहता है टैक्स रेट कितना है, कहता है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस। सबसे पहले आप मुझे बेसिक ईपीएस फाइंड करके दें, जल्दी करें। इस सवाल का बेसिक ईपीएस फाइंड करें। हाँ जी, इसको भी देख सकते हो आप। देखें, पहली बात तो यह है कि वो हमने सोचा हुआ है कि हम ऐसा करें। बुक वाला ऐसा करता है या नहीं करता, वो बुक वाले को मसला। हमने कहा कि अगर आपको लगे कि जैसे यहां पर वो कहता है कि 1 million 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ये रिडीमेबल होंगे तो हमारी अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये रिडीमेबल होंगे तो बेसिक ईपीएस में हमारी अर्निंग पे फर्क पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ, पेपर में आप अजम्पशन ले सकते हो। अगर आप इसका डिविडेंड नहीं कंसीडर करना चाहते तो आप नीचे लिखेंगे वी विल अज्यूम कि ये जो शेयर्स गिवन है ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर आपने इसको माइनस करना है इसका डिविडेंड तो आप लिख दें कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
जी 2008 ये 2008 में है? ये 2008 में कन्वर्ट होंगे। आज पी शेयर्स हैं, 2005 में इनका क्या स्टेटस है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और कन्वर्टेबल कब है, 2008 में, तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे। तो ये 2008 की शेयर्स नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स, आज ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 2008 में क्या बन जाएंगे। तो हमने तो आज वाला स्टेटस देखना है। देखो ना, जो आपके दिमाग में परेशानी आई आती है ना कि आपको ये बात समझ नहीं लग रही, तो वो आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात की कि आपको लगा कि ये 2008 में प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो ये 2008 में कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट हो जाएंगे। आज उनका स्टेटस क्या है, पी शेयर्स। और बताएं सर, वो तो आपने जो पीछे करवाया था उसमें बताया था कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो तो हम फिर अज्यूम करते हैं कि इररिडीमेबल, ठीक है। और यहाँ पे तो कन्वर्टेबल है, तो कन्वर्टेबल देखिए, कन्वर्टेबल का ताल्लुक उसकी एक फीचर है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, वो कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव हो सकते हैं, या वो कम्युलेटिव होंगे या नॉन कम्युलेटिव होंगे। आप इसको कम्युलेटिव समझ सकते हैं, ये ना समझे कि कन्वर्टेबल कम्युलेटिव नहीं हो सकते। कन्वर्टेबल तो एक उसकी फीचर है कि अगर बाद में आप इसको चाहें तो कन्वर्ट करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते ना करवाएं। लेकिन ये कम्युलेटिव, आप इसको प्रेफरेंस यानी कम्युलेटिव कह सकते हो, ठीक होगी बात। हाँ जी, हम फिर इसको कम्युलेटिव समझे। पर हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको मतलब अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इररिडीमेबल सोच किया सॉल्व। हाँ तो उसी तरह कर लो। मैंने कहा ना कि हमने अजम्पशन लेते हैं, एग्जामिनर कौन सी अजम्पशन लेता है, वो हमारी अजम्पशन भी कंसीडर करेगा, उसने जो बाकी दूसरे स्टूडेंट ने किया होगा उसके अजम्पशन भी कंसीडर करेगा। बस आपने एक नीचे नोट लिखना है कि आपने इसको क्या अज्यूम किया है, ताकि उसको पेपर चेक करते वक्त आसानी हो जाए कि इसने किस। हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात, जैसे अगर हम इसको रिडीमेबल अज्यूम करते हैं तो हमारी वर्किंग बच जाएगी। हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम जो ईपीएस फाइंड करेंगे वो डायरेक्ट ही ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंसीडर किया तो इसका डिविडेंड लेंगे और वो माइनस करके बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे, ठीक होगी बात। चलो तो बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं पहले। तो इसको क्या कंसीडर किया फिर, हाँ जी, हम क्या फार्मूला क्या होता है, अर्निंग attributable to ordinary shares divided by weighted average number of। हमारे पास अर्निंग है जी 6 मिलियन, और हम ये मान रहे हैं कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कौन से हैं, रिडीमेबल। तो फिर यहां पर लेते हैं 6 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 मिलियन। हमारे पास बेसिक ईपीएस आ गया 3। ओके, अब हम जाएंगे वर्किंग पे। सबसे पहले जब भी एक से ज्यादा पोटेंशियल शेयर होल्डर है ना, सबसे पहले आपने ये काम करना है, इंक्रीमेंटल अर्निंग, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीमेंटल ईपीएस, सबसे पहले ये काम करना। तो सबसे आ जाए जी, वर्किंग हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले ऑप्शन को देख लें, इंक्रीमेंटल अर्निंग, जीरो, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ जी, कितने ऑप्शन में है जी, 6 लाख। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस। 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल जीरो। ये हमारा पहला एक फेज तैयार हो गया, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा फोकस तरह से चीजें देखा करो कि आपके पास ये जो इक्वल का साइन है ना, इस एक साइड पर वो आपकी वैल्यूज आ रही हो, एक साइड पर आपकी नरेशन आ रही हो, ताकि कैलकुलेशन में उसे कोई मसला ना आ रहा चेक करते वक्त। जरूरी नहीं होता लेकिन बेहतर होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ऑप्शन के बाद क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड या प्रेफरेंस शेयर्स? कन्वर्टेबल टी शेयर्स। सबसे पहले हम देखें जी इंक्रीमेंटल प्रेफरेंस शेयर्स में टैक्स का इफेक्ट लेते हैं या नहीं लेते? बॉन्ड में टैक्स का नेट ऑफ टैक्स लेते हैं और पी शेयर्स के अंदर टैक्स का इफेक्ट नहीं लेते। अब यहां पर देखें आपके पास, जरा ध्यान से चीजें देखा करो पेपर में, 1 मिलियन ये नंबर ऑफ शेयर्स है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो टोटल हो गया 10 मिलियन। परसेंटेज हमेशा अमाउंट पर अप्लाई होती है, 7% है ना डिविडेंड का रेट, तो आप सबसे पहले हमारे पास आ गया ये 10 मिलियन और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 7% से, इंक्रीमेंटल अर्निंग होगी हमारी 7, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब जरा दोबारा वापस आए, नोट भी करें और साथ साथ चीजें समझते भी जाए। अब हमने कन्वर्जन करनी है, कहता है हर 10 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले ना 3 देंगे। मुझे बताओ अमाउंट के ऊपर फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे या नंबर ऑफ शेयर के ऊपर? क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर की बात हो रही है, तो हम 1 मिलियन अमाउंट लेंगे। आपको पता है ये छोटे छोटे मसाइल है जो पेपर में हम गड़बड़ करके आते हैं, हमारी जो समझ आती है हम करते जाते हैं, नंबर्स को लेकर हम उसके ऊपर डिविडेंड ले लेते हैं, अमाउंट के ऊपर हम कन्वर्जन रेट ले लेते हैं। कन्वर्जन रेट किसके ऊपर लेना है, नंबर्स के ऊपर। तो हमारे पास 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3/10, इंक्रीमेंटल ईपीएस, इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, 2.33। उसके बाद है कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो सबसे पहले इंक्रीमेंटल अर्निंग, फिर इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, फिर इंक्रीमेंटल ईपीएस। अर्निंग पे अगर हम जाएं तो कहता है 4% है 5 मिलियन का, 4% ले लेंगे और टैक्स रेट है 30%, तो 70% ले लेंगे। नेट करके लेना है ना, 30% अप्लाई नहीं करना, 1 माइनस 30%। 5 मिलियन अमाउंट है, ये 70% की समय लगी, कितनी अमाउंट, 140। फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा अब जरा ध्यान से हमने देखना है, उसने कहा हर ₹100 के बदले 20 शेयर्स, तो अब रुपीस पर ही फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगी। उसने कहा हर 100 रुपए के बदले 20 शेयर, तो 20/100, और यहां पर भी हम पूरी अमाउंट ले लेंगे, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 5 मिलियन आपके पास अमाउंट है, आपको 20 शेयर्स मिलेंगे हर 100 रुपए। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 0.12। तो जनाब आपके
तीन तरह के ईपीएस आ गया, इंक्रीमेंटल ईपीएस, 1 2 और 3। अगर तो 0 आ जाएगा, फिर भी लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक सवाल रेज हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है। हमने कहा कि अगर एवरेज मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में अगर एवरेज मार्केट प्राइस ज्यादा है ना, तो फिर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और अगर कम है तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और अगर बराबर है तो, अगर बराबर है तो फिर करना चाहिए या नहीं? अच्छा, अगर कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगा, और वो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ना शेयर में इजाफा होगा, अर्निंग में तो पहले ही इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अब आपने करनी है रैंकिंग। आपने देखना है सबसे कम अर्निंग इंक्रीमेंटल ईपीएस किसका है, सबसे कम ऑप्शन का है, उसको देंगे रैंक नंबर 1। फिर उसके बाद ये होगा रैंक नंबर 2, फिर ये है रैंक नंबर। अब रैंकिंग के जरिए सवाल हल करेंगे। अच्छा, इसको सवाल हल करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। कुछ टेबल बना लेते हैं, आई कैप ने भी टेबल बनाकर हल किया हुआ, कुछ रैंक वाइज हल करते जाते हैं, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 इस तरह से। तो हम बेसिक ईपीएस तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम सीक्वेंस के हिसाब से पहले रैंक 1 को हल करेंगे, फिर रैंक 2 को हल करेंगे। जैसे ही एंटी डिल्यूटेड आएगा ना, हम उधर अपना काम छोड़ दें। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, सबसे पहले रैंक 1 लेकर चलते हैं। रैंक नंबर 1 और लिखेंगे diluted EPS after option। diluted EPS अर्निंग में अर्निंग ऐड, बेसिक ईपीएस से स्टार्ट करना है। बेसिक ईपीएस की कितनी अर्निंग थी? नेट अर्निंग 6 मिलियन। ये अब जरा सीक्वेंस बताऊंगा जिससे आपके पेपर में ना काफी आसानियां पैदा हो जाएंगी। प्लस 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड, 2 मिलियन टोटल थे, प्लस डायरेक्ट आंसर की बजाय एक दफा उसको प्लस करके लिखना बेहतर होता है। 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 215 या 2015 2150 कितना आ गया? 2.7। बताओ ये 3 से कम है या ज्यादा है? कम है तो आप लिखेंगे डाइल्यूटेड, बस ऐसे लिख दोगे डाइल्यूटेड। फिर रैंक नंबर 2 पे जाओगे, तो आप लिखोगे डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। हाँ जी, यहां से आप एक दफा लिखना छोड़ें, समझ लें, बाद में तो लिखते रहना सारी जिंदगी आपने। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे फाइंड करेंगे? जो लास्ट अर्निंग फाइंड करी है ना आपने, लास्ट वाली अर्निंग, उसी में इसकी इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड करनी है, और लास्ट नंबर ऑफ शेयर्स में इसके नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करने हैं। जो रैंक 1 है ना, उसको आगे कंटिन्यू करना है आप। हाँ जी, बताएं आपके पास लास्ट अर्निंग क्या थी? 6 प्लस कन्वर्टेबल की वजह से अर्निंग में क्या फर्क पड़ा? 140,000 अर्निंग में अर्निंग ऐड। अब नंबर ऑफ शेयर्स भला कौन से लेने हैं? पहले दोनों, 6 मिलियन भी लेना है, 1,50,000 भी लेना है, मतलब सॉरी 2 मिलियन भी लेना है,
और इसमें इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2.7 पहले इसका प्लस करके बताएं। 6140,000 डिवाइडेड बाय 3150 1.95 1 पॉइंट। अब आपने इसके साथ कंपेयर करना है। क्या ये डाइल्यूटेड है या नहीं? अगर आपकी ईपीएस कम होता जा रहा है तो डाइल्यूटेड है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो एंटी, तो डाइल्यूटेड। रैंक नंबर 3, diluted EPS after preference shares। वही काम दोबारा, हाँ जी, किस में प्लस करोगे? 6140,000 लास्ट अर्निंग, कितनी अर्निंग में इजाफा हुआ? 700,000 डिवाइडेड बाय 3150,000 प्लस 1 पॉइंट। लो जनाब, आपका जो यानी ईपीएस है वो अब पिछले ईपीएस से डाइल्यूट, ओवरऑल तो डिल्यूटेड है वो, जो अगर आप देखें वो 3 से तो कम ही आ रहा है, लेकिन हमने ये देखना है लास्ट वाले से, इसको हम बोलेंगे एंटी डिल्यूटेड। तो आपने नीचे वाज़े तौर पर लिखना है कि आपका बेसिक ईपीएस जो है वो 3 है, और जो आपका डिल्यूटेड ईपीएस है वो जो लास्ट डिल्यूटेड है ना 1.95, ये आपका आंसर है। लास्ट डिल्यूटेड ईपीएस आपका बेसिकली डिल्यूटेड ईपीएस होता है, एक ही लिखना होता है। सॉरी, हाँ, अगर सारे डिल्यूटेड आ रहे होंगे तो लास्ट वाला मतलब लास्ट डिल्यूटेड ईपीएस आपका आंसर होता है। तो फिर हाँ, ये बताने लगा, पहले ये देखिए, ये लिख लिया। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपका डिल्यूटेड ईपीएस ना आए तो इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि डिल्यूटेड ईपीएस नहीं है, फिर बेसिक ईपीएस ही डिल्यूटेड ईपीएस होता है। फिर हम लिखेंगे बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू 3। दोबारा सुने, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डिल्यूटेड ईपीएस नहीं आता किसी भी वजह से, तो पेपर में ये कभी ना लिख कर आना देयर इज नो डिल्यूटेड ईपीएस। क्या लिखना है? बेसिक ईपीएस ही फिर डिल्यूटेड ईपीएस होता है। ये नोट देकर लिखें, बात नोट लिखें। इफ देयर इज नो डिल्यूटेड ईपीएस देन बेसिक ईपीएस इज अ डिल्यूटेड ईपीएस। If there is no diluted EPS, then basic EPS is a, फिर आपका बेसिक ईपीएस भी वही है, और अगर एक से ज्यादा डिल्यूटेड ईपीएस है तो लास्ट वाला ईपीएस आपका डिल्यूटेड ईपीएस कहलाएगा। ठीक होगी बात। और अगर एक ही है तो फिर तो जो गिवन है, लेकिन हमने पहले बारी बारी 1 बाय 1 किए 3 सवाल। फिर अगर एक से ज्यादा आ जाए तो पहले हम उसकी रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग करने के बाद फिर उसकी, हाँ, जो रीस्टेट करना होता है ना हमने पिछले साल का, वो डिल्यूटेड ईपीएस भी रीस्टेट करते हैं। और रीस्टेट करने का तरीका क्या होता है कि ये नंबर ऑफ शेयर चेंज कर दिया करो बस, उसमें पिछले साल के डिल्यूटेड ईपीएस को चेंज नहीं करते, बल्कि नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टेट करके
जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर होगा। वो क्वेश्चन तो हमने करने ही है इसके। पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें, ये क्लियर है हमारे पास रैंक 3 में एंट्री डिलीटेड आता जी। तो हमारे पास रैंक 2 में आ जाता, फिर रैंक 1 वाला डिल्यूटेड ईपीएस होता, फिर रैंक 2 से आगे हम सॉल्व ना करते। आगे सॉल्व ही ना करते। जैसे ही आपका एंटी डिल्यूटेड आ जाए ना, फिर उसके बाद सारे एंटी डिल्यूटेड हो गए, फिर उसके बाद डिल्यूटेड नहीं हो सकती, क्योंकि हम पहले रैंक कर चुके हैं। पर हर आने वाला, अब अगर आप जाकर अपने इंक्रीमेंटल ईपीएस में देखो ना, तो आपका जो रैंक 2 का ईपीएस है काफी ज्यादा आ रहा था, इंक्रीमेंटल अर्निंग ज्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से मसला आ रहा था। अगर आप ये वर्किंग अपनी देखें, यहां पर देखें तो बाकी थे 0 और 0.14 और ये था 2.1, तो इन बाकियों से पहले ही ज्यादा था। हाँ जी, आगे चलें फिर। ये अदर एस्पेक्ट्स हमने कल देखने हैं, इसके इसके डिस्क्लोजर्स और नोट्स कल हम देखेंगे डिटेल में। इसके यूज और लिमिटेशन आपने एक नजर पढ़ने हैं, बस ज्यादा सीरियस नहीं लेना इनको। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स। अब आपको ऐसा लगेगा, कभी लगेगा कि आप स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी का सवाल कर रहे हो, कभी लगेगा आपको कि ये वो आईए सेट का सवाल है, और कभी लगेगा ये ईपीएस का। ये तीनों सवाल एक तरह के ही होते हैं, और कभी कभी ये तीनों इकट्ठे आ जाते हैं पेपर। हाँ जी, क्वेश्चन देखें। कैलकुलेटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 2017 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कहता है बेसिक ईपीएस बताएं। इसमें उसने डिल्यूटेड ईपीएस नहीं पूछा, तो हमने भी नहीं बताना। Daffodils had shares capital 1600 million at the rate of 10 each as at December 2015. नेट प्रॉफिट पिछले साल का भी बता दिया और इस साल का भी बता दिया। कहता है डिटेल है 25% राइट शेयर इशू एट द रेट ऑफ ₹18 पर शेयर। 18 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने राइट शेयर इशू किए। अब बोनस इशू 10%। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा इशू है कि इसके अंदर ना उसने फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बताई, क्योंकि राइट शेयर में फेयर मार्केट वैल्यू बताना जरूरी होता है। तो हम सोल्यूशन से देखकर ना इसकी फेयर मार्केट वैल्यू वही ले लेंगे जो उसने सोल्यूशन में ली होगी। अब बोनस इशू 10% was made on 1st April as a final dividend for 2016. 50 million right share issue on 1st July at the rate of 15 per share, और बोनस शेयर्स 50% और 1 सितंबर 17 एज इंटरिम डिविडेंड। और हमने कैलकुलेट करना है 2017 का बेसिक डिविडेंड। इसमें उसने जो फैक्टर लिया हुआ है, नहीं, ये उसने ना पास पेपर का बनाने की कोशिश की है। इसकी वर्किंग में क्या वैल्यू ली गई है, इसमें 25 रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू क्या गिवन है, 25 रुपए। चलें जी, सबसे पहले कंपैरेटिव भी बनाना है, तो पिछले साल क्या पहले बेसिक ईपीएस फाइंड कर लें, फिर 2017 का बेसिक ईपीएस फाइंड कर लें। हाँ जी, सबसे पहले 2016 की वर्किंग कर लेते हैं। बेसिक ईपीएस पेपर में अगर आप थोड़ा सा अच्छा सवाल करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से कर लिया करो, 2017 और 2016। बेसिक ईपीएस का फार्मूला लिख देना। क्या आता है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। एक ही दफा फार्मूला लिखेंगे, अर्निंग को हमने डिवाइड कर देना है। 2016 की अर्निंग कितनी है, 331.67, और 2017 की अर्निंग कितनी है, 660.25। 331 पॉइंट डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1, और 2017 की अर्निंग कितनी है, 660
डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 2 कर लें, वर्किंग नंबर 1 कर लें, जो मर्जी कर। हाँ जी, आए जरा वर्किंग नंबर 1 करते हैं, नीचे कर लेते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, पहले 2016 का कर लेते हैं। कहां से शुरू करेंगे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स किस डेट से शुरू करेंगे? ये डाटा किस दिन का गिवन है? दिसंबर 15 का। इसका मतलब है ये जो 16 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1160, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 160 मिलियन। 1600 अमाउंट है, 10 रुपए का एक है, 160 मिलियन। अब आए जरा अगली डेट, 25% राइट शेयर इशू किए कब? 1 मई 2016 को 18 रुपए के हिसाब से, तो एक राइट इशू फ्रैक्शन आ जाएगी। 10% बोनस शेयर इशू किए 2017 के अंदर एज अ फाइनल डिविडेंड फॉर 2016, ये किस साल के अंदर जाएगा फैक्टर? ये 2017 में जाएगा। अगले सारे 2017 के, तो 2016 का एक ही फैक्टर है। तो जल्दी से राइट इशू फ्रैक्शन फाइंड करें, बल्कि सारी फ्रैक्शन की एक दफा फाइंड कर लें। 1.25 राइट इशू फ्रैक्शन का फार्मूला याद है? अच्छा, यहां पर आप ना इसकी फेयर मार्केट प्राइस 25 रुपए लिख लें, क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन लेकिन बाद में गिवन है। डिवाइडेड बाय राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी प्राइस डिवाइडेड बाय 25 प्लस 100। 1.06। एक मिनट उसमें नहीं, 0.3126। इसने एक फार्मूला तो ये लगाया हुआ है, तो कहाँ लगाया? क्योंकि उसने एडजस्टमेंट फैक्टर बोनस के तो लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 220 शेयर्स 30 रुपए के हिसाब से और 50 शेयर्स 15 रुपए के हिसाब से। क्या फैक्टर आपका निकल रहा है? 1.06। यहां पर ये लगा रहा है ना, वो लगा रहा है 1 अप्रैल 2016 पे 2017। इस क्वेश्चन के अंदर ना कुछ चीजें मिसिंग है, उन्होंने इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर ना इसकी मार्केट प्राइस यहाँ पर भी नहीं मिसिंग है और यहाँ पर भी मिसिंग है। नहीं, घर से इसको करने की जरूरत नहीं, अगला सवाल कर लेते हैं। And calculate basic EPS in accordance with December in accordance with ISRC comparative are not required। चलो ये भी आपको फायदा हो गया। DEL is manufacturing concern specializing in the manufacturing and marketing of home appliance. Profit after tax is 48 million 2005। The detail movement in the share capital of the company during the year. First, as on 1st January 2005, 10 million ordinary shares, 10 each were outstanding, having the market value 350 million। कहता है कि 10 मिलियन ये जो आपके पास 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हो गए और उसकी मार्केट वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, ये ब्रॉड ऑन हो गया। The board of director of the company announced an issue of right shares in the proportion of 1/5, 40 पर शेयर, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 40। The entitlement date of the right share was entitled 30. The market price of the share immediately
बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वाज ₹40 पर शेयर, उसकी मार्केट वैल्यू भी वही है और राइट इशू भी वही है। द कंपनी अनाउंस 2 मिलियन बोनस शेयर्स 1 जून 2005, एंटाइटलमेंट डेट द एक्स बोनस मार्केट वैल्यू पर शेयर इज दिस। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बोनस शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे होते हैं, उसके बारे में कुछ बताया भी हो तो इग्नोर करते हैं, हमने चाहिए नंबर ऑफ बोनस शेयर, उसने बता दिए। A further right issue 1 for 4 December 2005 at the premium of ₹15. The market value is 13 per share. सबसे पहले तो आप ना इशू यानी जो फ्रैक्शन है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बन जाएगा, करो जरा फाइंड। बुक निकालो या यहां से देख लो। आपने ना इसमें दो काम करने हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, जरा ध्यान से। ये पेपर में जब ये सवाल आते हैं ना तो फिर वहां पर बंदा बैठ के इधर उधर देख रहा होता है कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था जो पेपर में आ गया। जैसे जरा गौर फरमाएं, सबसे पहले राइट इशू फ्रैक्शन और बोनस फ्रैक्शन फाइंड करते थे बस। इस सवाल में राइट इशू फ्रैक्शन और बोनस इशू फ्रैक्शन ये दो काम करते हैं, फिर आगे वेटेड एवरेज पे चलते हैं। राइट इशू फ्रैक्शन और बोनस इशू फ्रैक्शन हल करना है। देखने से ये सवाल कभी भी हल नहीं होता, लिखने से हल होगा। एक दफा लिखना शुरू करें, गलत सही जब आपको पता चलेगा ना तो ये बात नहीं पता, ये बात नहीं पता, रजिस्टर में देखो, जैसे आप देखो, लिखने से ये काम होना है। राइट इशू फ्रैक्शन और बोनस इशू फ्रैक्शन। हो गया, बताएं कितने की रेशियो? बोनस 1.2 है और राइट इशू फ्रैक्शन जो 1 है, 1 को लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1 भला क्यों आ रही है? क्योंकि जितने का वो शेयर है उतने का ही हम दे रहे हैं, जितने का शेयर्स है उतने का ही दे रहे हैं, उसके अंदर बोनस फैक्टर तो है ही नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, हम बोनस शेयर फ्री में देते हैं इसलिए फ्रैक्शन लेते हैं, राइट शेयर हम कम कीमत पे देते हैं इसलिए लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरी कीमत पे जितने उसकी कीमत है उतने भी राइट शेयर दे दोगे तो बोनस फैक्टर लगाने एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा ही 1 ही। जब आप उसको हल करोगे वो 1 ही आएगा और 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। नीचे वाला 1 पॉइंट। अब जरा ध्यान से मेरा सवाल मेरे साथ हल करके देखें। यहां पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जनवरी 2005 के अंदर 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर थे। डन। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं, जनवरी के अंदर 115 को मेरे पास 10 मिलियन शेयर थे, ऐसा ही है। अप्रैल के अंदर आपने 1 for 5 शेयर इशू किए, इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। राइट शेयर इशू तो किए हैं ना, उसका एडजस्टमेंट फैक्टर 1 आ रहा है, लेकिन राइट शेयर तो हमने इशू किए हैं ना 2 मिलियन। कब भला किए? 145 को लिख देते हैं 2। अब मेरे पास कितना हो गया? 12 मिलियन। अब आगे बढ़े,
यहां पर देखें, कहता है जून के अंदर आपने 2 मिलियन बोनस शेयर इशू किए। इसका मतलब है जब 2 मिलियन बोनस शेयर इशू करोगे तो बोनस इशू करने के बाद हो जाएंगे 14 मिलियन, पहले थे 12 मिलियन। ये बात समझ आई? नहीं समझ लगी? बोनस इशू करने से पहले 10 नहीं थे, 12 थे, क्योंकि 2 मिलियन राइट शेयर पहले इशू हो चुके थे। तो अब हमारे पास बोनस इशू फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, याद है? नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू और नंबर ऑफ शेयर्स ओवर बिफोर। आफ्टर क्या है 14, बिफोर क्या है 12। ये हमारी बोनस इशू फ्रैक्शन 1.17। ये बात समझ लगी जी? ये चीजें पेपर में जाकर इंसान का बेड़ा गर्क कर देती हैं, जो होती आसान है लेकिन क्योंकि इन प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसलिए कभी भी सवाल जो करके जाते हैं उन पे भरोसा नहीं करते, कॉन्सेप्ट पे भरोसा करते हैं। कि आप देखें अच्छा किस तरह से सीक्वेंस में चलता जाएगा कि आप अक्सर स्टूडेंट ने क्या किया होगा, उसने 10 मिलियन पहले समझे होंगे, 2 मिलियन ऐड करके 12 समझे होंगे, कि 12 को 10 पे डिवाइड किया होगा और 1.2 समझ लिया होगा। हालांकि वो राइट शेयर्स कंसीडर नहीं किए। लास्ट वाले का बोनस फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1.05। राइट इशू फ्रैक्शन। 1.1 राइट इशू फ्रैक्शन में फेयर वैल्यू क्या है 33 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 15 है सर प्रीमियम बढ़ा at a premium of rupees 15 10 की कॉस्ट at a premium of rupees तो 25 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सवाल को ध्यान से पढ़ा करें, ये कितना आ रहा है टोटल 1.05। इसको 1.05 ले, एज इट इज फ्रैक्शन ले ले। अब सवाल समझ लगा है? अब हम चलते हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई सारी। अब हमने सॉरी 20, अच्छा पहले ये फार्मूले का आइडिया है राइट इशू फ्रैक्शन का जो कल किया था। अगर वो आइडिया है ना तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हमने करना होता है राइट इशू फ्रैक्शन या राइट इशू एडजस्टमेंट फैक्टर। फेयर मार्केट प्राइस जिसे हम कहते हैं कम राइट प्राइस, वो है 33। डिवाइड किस पे करना है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, जिसका फार्मूला हमने कहा था राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस, राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए कहता है एक राइट शेयर इशू किया 4 के बदले, तो हमने लिखना है 1 मल्टीप्लाइड बाय राइट शेयर मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस ऑर्डिनरी शेयर मल्टीप्लाइड बाय। अब इस 25 रुपए में देख लें, वो कहता है जो आपने शेयर इशू किया है ना 114 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर, 15 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है। ओरिजिनल उसकी वैल्यू क्या है 10 रुपए पर शेयर, और 15 रुपए प्रीमियम आप ले रहे हो, तो कितने का शेयर इशू कर रहे हैं 25 रुपए का। अगर वो कहता ना कि मैंने शेयर इशू किया है 15 रुपए का, फिर वो 15 रुपए ही उसकी वैल्यू होती। अगर वो कहे एट अ प्रीमियम ऑफ 15, इसका मतलब है असल से ऊपर 15 रुपए, तो वो कितने का फिर इशू कर रहा है 25 रुपए का। गॉट इट? चलिए अब आपका काम हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस फाइंड हो गई। 115 को आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय अगली डेट 4/12 अप्रैल है, अप्रैल के बारे में डेट बताई हुई है 30th, 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 1 वाला फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, एक लगा देते 1.17 और एक है 1.0। 165 कितना आंसर आ गया 4.09। फिर आ गया जनाब 30th अप्रैल 2005।
2 शेयर इश्यू कर दिए, ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय, आगे कौन सा जून है, 1 जून में एक ही महीने बना, मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1.17 मल्टीप्लाई बाय 1.0 1. अगली डेट है 1 जून। हाँ जी, कितने बोनस शेयर इशू किए हैं, 2, ये कितना हो गया। अगला टाइम अक्टूबर, 6, 7, 8, 9, 10, 5 महीने। अब 1.017 खत्म हो गया क्योंकि बोनस हमने उसके अंदर ऐड कर दी, कितना आ गया 6.1। इसके बाद आ गया 31 अक्टूबर, कितने शेयर इशू किए थे, 1 for 4, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1/4 17.5 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, ये बात एंड पे देख लिया कि नहीं कि ये सारे महीने 12 से ज्यादा ना हो जाए कहीं, ये 4, 1, 5, 5, 10 और 2, 12, ठीक है ना। अब ये 1.05 भी गया, अमाउंट बता दे, इन सबको प्लस कर दें। अर्निंग में कोई मसला है, उसको ठीक करना है या नहीं, अर्निंग को तो सही करने की जरूरत नहीं है, तो सवाल हो गया हमारा बेसिक ईपीएस। अर्निंग 48 थी डिवाइडेड बाय 14.4, ये हमारा बेसिक ईपीएस। हाँ जी, एक तो ये सवाल आपने दोबारा करना है 24, $25, $26, 24, 25 और 26। 24 तो दोबारा करना है ना, 26 तक क्वेश्चन आपने कर लेने हैं कल जी। सॉल्यूशन वाली एक मैं सवाल देख रहा हूँ, 28 हो गया, हाँ जी, क्या बात पूछनी है आपने, जिसने जो पूछना पूछते जाए। ये वाला 2, ये वाला 2 मुझने कहा हर 5 के बदले 1 बोनस शेयर देना है, और सो राइट शेयर देना है। हाँ जी, उसने कहा राइट शेयर इशू किए, एक राइट एक शेयर इशू किए 5 के साथ, तो 10 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। जो राइट शेयर इशू नॉर्मल करते हैं, तो अच्छा